क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है अनचार्टेड पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है सानिध्य खजूरिया। आज के हमारे गेस्ट हैं नरेंद्र शर्मा जी, जिनके साथ हमने बात की जम्मू शहर के बारे में, जो कि है मेरी होम टाउन। एपिसोड में हमने क्या बात की ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा उसके लिए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, कि यार आदमी इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, शूट करता है, एडिट करता है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारी वीडियोस आप तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएँ। द एपिसोड स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। आज का एपिसोड होने वाला है जम्मू के बारे में, क्योंकि मैंने जो मेरे को जो भी लोग जानते हैं, और वो जब भी जम्मू की बात करते हैं तो उसमें कश्मीर की बात आती है ना। उसका रीज़न ये कि कश्मीर एक थोड़ा एक शाइनिंग स्पॉट है, कि उसके आगे पीछे जो है इतना शाइनिंग स्पॉट है अपनी टूरिज़्म की वजह से, या टेररिज्म बोल लो, जिस भी रीज़न से वो इतना शाइनिंग स्पॉट है कि उसके आगे पीछे की जगहों के बारे में बात नहीं होती। और जम्मू उसमें से एक जगह है। तो आप इतने सालों से जैसे जम्मू में रह रहे हो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे जम्मू को, क्या है जम्मू शहर? देखिए, एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर जो है जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं, और नेचुरली वो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी आबो हवा के लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया भर से लोग कश्मीर में आते हैं और उस धरती पे स्वर्ग को देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसी कश्मीर के साथ जम्मू भी है। हम्म। जम्मू कश्मीर जो पहले एक रियासत हुआ करती थी, पहले एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उसके बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये एक रियासत बन गई। रियासत के बाद आज ये यूनियन टेरिटरी है। हम्म। तो यहाँ पर कश्मीर है, उसके साथ-साथ जम्मू का भी एक अपना अलग से अपनी पहचान है। आपने ठीक कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में अगर बात करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ कश्मीर है। जम्मू कहीं लिटिल बिट वहाँ हम्म। से वो उसको ये साइलेंट रखते हैं, उससे रिलेट नहीं करते क्योंकि रिलेट नहीं करते हैं कि जम्मू हाँ। कश्मीर एक जम्मू अलग है या कश्मीर अलग है। बहुत सारे हम्म। लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुँचे अभी तक, जो दूर से सुनते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो ये समझते हैं कि शायद ये एडजॉइनिंग 2 हम्म। रीजन्स हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये तो एक ही है, ये तो स्टेट ही है, तो जम्मू हाँ। अलग शहर भी है क्या? जी, जी, कई जी। लोगों का तो ये भी सवाल होता है। हाँ, तो लेकिन उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू शहर और कश्मीर शहर के अंदर 300 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी जम्मू अपने आप में एक अलग रीजन है और कश्मीर अलग रीजन है। हर तरीके से यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के आबो-हवा के बारे में, यहाँ के और जो हमारा रहन-सहन है, उस तरीके से जम्मू और कश्मीर अलग है। हम्म। अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू एक डोगराओं का एक जो हमारे डोगरा शासक थे पुराने ज़माने में, तो उनका एक जम्मू कश्मीर एक उनका एक राज्य था। और जब हम डोगरा शासकों की बात करते हैं तो ये वो राज्य था जम्मू कश्मीर जिसकी हदें जो हैं वो हिमाचल भी इसके अंदर था। और वहाँ अगर हम जाएँ तो चाइना बॉर्डर के साथ जम्मू कश्मीर का इलाका लगता था। और वहाँ अगर आप जाएँ तो अफ़गानिस्तान का कुछ पोर्शन लगता है। हाँ। इस तरफ हम पाकिस्तान के साथ हम जुड़े हैं। हम्म। तो 3 बड़े मुल्क जो हैं, उनके साथ हमारी हदें थी। और हमारे जो शासक थे, हमारे जो महाराजा थे, उन्होंने अपनी ताकत से इस राज्य की सीमाएँ बहुत दूर तक बढ़ाई थी। तो वो जो डोगरा जो हमारे शासक थे, डोगरी स्पीकिंग लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, अगर मैं बताऊँ जम्मू के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जम्मू जिसका पहले नाम जम्बू हुआ करता था। हम्म। और जम्बू नाम कहाँ से आया कि यहाँ के राजा जो थे उनका नाम जाम्बू लोचन था। उन्हीं वो एक बार शिकार के लिए निकले, तो ये जम्मू के साथ जो दरियाए तवी बहती है, तो कहीं तवी के किनारे वो शिकार कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। हम्म। तो राजा ने देखा कि शेर और बकरी बड़ा एक बड़ा ही वो है, एक वियर्ड अनप्लेजेंट सा वियर्ड सा है। वेट सा था। तो उनको ये लगा कि यहाँ पर दोनों
शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रही हैं, तो राजा ने ये सोचा कि इसी नदी के किनारे एक शहर बसाया जाए, यहाँ लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। तो हम्म उन्होंने जाम्बू शहर बसाया, जो आहिस्ता-आहिस्ता आज जम्मू और जम्मू तवी के नाम से जाना जाता है। ये जम्बू जम्बू के इससे मेरे को ये याद आया, वहां पर एक जम्बू जू भी है ना, जी, उसका जी। भी नाम जम्बू है, वो जम्मू नहीं है। हाँ, जम्बू तो ज़ू। वो इसी मतलब इसी हाँ, इसी इसी सोच से इसी रखा है इसी क्या से नाम रखा उसका? हुआ है, क्योंकि वो ख़ैर वो जो ज़ू जो है वो अभी बना है, हाँ, लेकिन वो तो उसका अभी बना नाम है। जो है महाराजा को एक ट्रिब्यूट देते हुए हुँ, उसका नाम जो है जम्बू ज़ू रखा गया। तो जम्मू जो है, यहाँ पर अपने तरीके से एक रीजन है, यहाँ ज़्यादातर डोगरी स्पीकिंग लोग रहते हैं। और डोगरी स्पीकिंग जब मैं कहता हूँ तो हमारे साथ की हदें हिमाचल की हैं। हिमाचल के लोग भी डोगरी बोलते हैं। हुँ, अगर आप यहाँ से हमारे साथ पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, सियालकोट के साथ-साथ के जो कुछ गाँव हैं आज भी, जो पाकिस्तान में हैं, वहाँ पर भी डोगरी बोली जाती है। यानी हुँ, डोगरी सुनी जाती है और डोगरी बोली जाती है, ये हमने देखा है। तो जम्मू जो है, ये अपने आप में इसकी अलग से एक पहचान है। और अब आप बात करें कि पहचान जो हमारी सबसे बड़ी पहचान जो है, वो हुँ, माता वैष्णो देवी जी की बिल्कुल। पवित्र गुफ़ा है। तो माता वैष्णो देवी जो हमारे यहाँ से जम्मू से तकरीबन हुँ, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर कटरा के ऊपर त्रिकुटा हिल्स में विराजमान हैं। सदियों से यहाँ वो बैठी हैं और अपना आशीर्वाद लोगों को देती हैं। ना सिर्फ़ हिंदुस्तान से, बल्कि बाहरले देशों से भी हर साल यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं, माता के दर्शन के लिए कितने आ आते हैं। जाते होंगे, लाइक कुछ आइडिया आपको है? मतलब यहाँ पर ईयरली? पिछले साल से जो हम देख रहे हैं, कुछ सालों से तकरीबन 1.5 के करीब, करोड़ के करीब, यानी 1.5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं, वो माता के दर्शन के लिए हर और साल एक आते हैं। स्पेसिफिक सीज़न इसके लिए स्पेसिफिक है? सीज़न नहीं है, यहाँ पर 12 महीने लोग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महीने होते हैं, जैसे आप गर्मियों में हुँ, लोगों की आना जा तादाद ज़्यादा ज़्यादा होती है, ज़्यादा हो ज़्यादा लोग जाती है। आएँगे। बीच में कभी छुट्टियाँ होती हैं, तो हाँ, तब रश हो जाता है। या कभी ऐसा भी हमने देखा है कि जब बच्चों के पूरे हिंदुस्तान में बच्चे अपने पेपर्स वगैरह देते हैं, उसके बाद जब छुट्टियाँ होती हैं, तो तब भी माता वैष्णो देवी के कई लोग यहाँ तो पेपर से पहले भी जाते होंगे। पहले भी जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, वो पेपर दे के हाँ, माता से आशीर्वाद लेने यहाँ पर आते हैं। तो उन दिनों में जो है रश ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे नवरात्रेज़ हैं, हुँ, नवरात्रा जो साल में 2 बार आते हैं, उन नवरात्रों में भी माता वैष्णो देवी के यहाँ पर तकरीबन 35, 40, 50 हज़ार के करीब ही डेली लोग जो श्रद्धालु जो हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और अब तो वो रास्ता पक्का बन गया है। पर क्या पहले पहले भी ऐसा ही था क्या? क्योंकि देखो अब तो वहाँ पर शेड है पूरा, आप पूरे रास्ते शेड के अंडर जा सकते हो। जी चाहे हाँ। बारिश हो, चाहे जी, जी। धूप हो, जी, जी, तो जी, जी। यात्रा चलती रहती मैं है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इसमें कि यात्रा जो अभी चलती है, अभी तो क्योंकि यहाँ पे 1986 में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बन हुँ, गया और 86 से पहले जो यात्रा आती थी यहाँ पर, उस यात्रा का ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जो माता वैष्णो देवी के यहाँ पुजारी थे, जिनको हम बारीदार बोलते हैं। बारीदार। बारीदार, बारीदार मतलब डोगरी का वर्ड है बारीदार, जिनकी बारी होती थी वहाँ, जिनकी टर्न होती हाँ, थी, टर्न। हाँ, हाँ। तो वो जो बारीदार लोग जो हैं, वो यहाँ पे पुजारी हुआ करते थे। तो वो जो बारीदार जो थे, वो क्या करते कटरा में मोस्टली रहते थे। तब यात्रा इतनी ज़्यादा तो होती हुँ, नहीं थी। तो वो लोग जो हैं, जो कटरा में रहते थे, जो आजकल हम देखते हैं होम स्टे का कांसेप्ट। हुँ। आप देखते हैं पूरे हाँ, इंडिया हाँ। में, बाहर भी लोग होम स्टे का कांसेप्ट है, लोग अपने घरों में अपना कल्चर दिखाने के लिए लोगों को रखते हैं, टूरिस्ट को हुँ, रखते हैं। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो होम स्टे जो था, वो उस ज़माने में भी कटरा में माता वैष्णो देवी के जो बारीदार थे, उनके यहाँ पर था। क्योंकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आता था, वो उन्हीं जो पुजारी थे, उनके घरों में रहता था। वो जो पुजारी थे, उनको पूरा फेलिसिटेट करते थे, उनको रखते थे, उनको रहने की जगह, उनको खाने की जगह, फिर उनको अपने साथ ले जाकर माता वैष्णो देवी के यहाँ माता के दर्शन करवाते थे।
और बाद में फिर वो लोग जो वापस घरों में जाते थे तो अपनी यथाशक्ति उनको भी कुछ देते होंगे, तो वो पुजारी उस तरीके से यात्रा चलती थी। तब बहुत लिमिटेड यात्रा थी। 86 के बाद जब यहाँ श्राइन बोर्ड हुआ तो यात्रा एकदम यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने क्या किया कि यहाँ का जो जितना भी डेवलपमेंट थी वो अपने हाथ में ले ली। अब श्राइन बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें जो भी माता के यहाँ ऑफरिंग्स रहती हैं, जो भी जैसे चाहे वो पैसे हैं वहाँ चढ़ते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ भी है, वो सारा कंट्रोल अब जो है वो श्राइन बोर्ड के पास है। वो अलग है, मतलब वो गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट है, सबसे इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस है। बॉडी है, हाँ। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, अच्छा। लेकिन वहाँ का जो कंट्रोल है वही उस बॉडी पे है। और वो तब से 86 के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। पहले दो लोग जो हैं वो पैदल जाते थे, 2-2 दिन लग जाते थे, 2-2 3-3 दिन में जो लोग जाते थे वहाँ ऊपर, रुक रुक के जाते रुक होंगे वो रुक के तो जाते थे। बहुत तो जगहों पर। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता 86 के बाद जब डेवलपमेंट शुरू हो गई, तो वहाँ पर हेलीपैड बन गए। हम्म हेलीपैड अब आप यहाँ से कटरा से आप हेली चॉपर से आप भवन तक जा सकते हैं। हम्म तो ये यात्रा शुरू हो गई। वहाँ पे अब तो केबल कार का भी प्रोविज़न बिल्कुल नीचे से। हाँ, वो भी शुरू होने वाला अच्छा, है। शुरू होने वाला है अभी। बैटरी कार जो है, जो उस यात्रा का मेन पोर्शन जहाँ पे श्रद्धालु ज़्यादा आधी यात्रा करने के बाद थक जाते थे, क्योंकि वो सीधी चढ़ाई हाँ थी। हाँ। तो जो अर्धकुँवारी से अर्धकुँवारी का आगे जो एरिया। वहाँ पर हाथी मत्था बोलते हैं उसको। हाँ, हाथी वो मत्था। वो बड़ी बड़ा सीधी स्टीप है वहाँ स्टीप है वहाँ। एक स्टीप रास्ता है और एक थोड़ा अ, आ, वो जो वहाँ पर जो थक जाते थे श्रद्धालु, हाँ। अब वहाँ पर ये है कि बैटरी कार चलती है। हम्म आधा सफ़र करने के बाद श्रद्धालु बैटरी कार में बैठकर भवन तक जा सकते हैं। एक और रास्ता जो है वो भी एक शुरू हो गया, यानी आप 2-3 रास्तों से आप माता वैष्णो देवी तक ऊपर भवन तक पहुंच सकते हैं। तो इससे वहाँ पे जितनी फैसिलिटी हुई, उसके हिसाब से अब वहाँ पर यात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम्म तो हर साल रिकॉर्ड टूटता है यात्रा का। और जो ऊपर सामान वगैरह जाता है, मेरे को लगता है उसका एक अलग रास्ता है। नीचे से गाड़ियों का एक अलग रास्ता है शायद। या गाड़ियों का तो जो ऐसा ऊपर है, दुकानें या जो सामान वगैरह सब जाता है वो। वो जो सामान है वो वो पहले तो घोड़ों पे जाता था, हम्म लेकिन अब एक अल्टरनेट रूट है, हाँ, एक साइड से है आई साइड से थिंक। है। यहाँ से वो भी कोई आम रास्ता नहीं है, गाड़ियाँ वही तकरीबन जो सामान लेके जाती हैं वो एक हम्म रास्ता है। तो इस तरीके से अब यात्रा बढ़ गई है। अब हम्म लोग 12 महीने कभी भी लोग आ सकते हैं और यहाँ माता के दर्शन कर सकते हैं। हम्म तो इस तरीके से हमारे जो जम्मू की जो हमारा मेन सोर्स ऑफ हमारा इनकम जो है जम्मू का इकोनॉमी हमारी जो है जम्मू की, वो माता वैष्णो देवी के इस श्राइन बोर्ड के ऊपर ही निर्भर करती है कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनको यहाँ जम्मू के लोगों को बिजनेस मिलेगा, बाकी हम्म चीज़ें जो है उसी क्योंकि जो हिसाब से। कटरा का कोर बिजनेस तो वैसे ही चलता होगा, जी जो भी जो हाँ। आसपास दुकानें या सब दुकानें हैं। हाँ, नहीं वहाँ पर अब तो पर काफ़ी कटरा में तो काफ़ी होटल्स बन चुके हैं, हाँ हाँ, वो बहुत तो ज़्यादा बहुत सारे होटल्स गेस्ट हैं। हाउस। पहले तो वो होती थी धर्मशालाएँ होती थी, हम्म लेकिन अब तो बहुत सारे होटल्स हैं, 5 स्टार तक फैसिलिटी वहाँ पर है। हम्म तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो वैष्णो देवी के अलावा हमारे यहाँ जम्मू में अगर आप देखें तो और बहुत सारी जगहें हैं। हम्म कुछ ऐसी जगह हैं जम्मू में, बहुत खूबसूरत जगह हैं पर जो अभी। वैष्णो देवी के आसपास भी तो होंगी बहुत सारी। जी हाँ, उसके आस कटरा में ही। कटरा कटरा के के बिल्कुल आगे पीछे। साथ आगे पीछे लगती हाँ। जगह जो हैं, मैं अक्सर हम कहते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं वो सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, यानी एक दिन आए और हम्म दूसरे तीसरे दिन चले गए। उन लोगों से भी हम कहते हैं कि वो जब भी कभी आए यहाँ, तो अपना कम से कम अपना 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाकर आएँ। 1 वीक शेड्यूल हो उनका, ताकि वो वैष्णो देवी तो जाएँ, उसके साथ-साथ यहाँ पर जो दूसरे हमारे जो पिलग्रिम डेस्टिनेशंस हैं, जिनका मैं आपको ज़िक्र करूँ यहाँ पर, हम्म आपको बताऊँ कि कटरा के बिल्कुल पास हमारे यहाँ
एक रनसू गांव है। रनसू में वहाँ पर शिव खोड़ी नाम से हाँ, भगवान शिव की एक गुफा है। वो तो कई लोगों को पता भी होगा। हाँ, वो बहुत शिव लोगों को पता खोड़ी जो होगा। है वो कटरा के साथ ही है। वहाँ पर आप सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हैं। तकरीबन 40-45 मिनट्स का ट्रैक है। उसमें लोग आसानी से जा सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग के लोग जो हैं वो उसमें जा सकते हैं। तो वो एक देखने की जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको लेट के वहाँ अंदर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद आप गए हाँ, हाँ, होंगे हाँ, वहाँ। मैं तो गया हूँ। हाँ, तो वहाँ पर ये है कि आप उस गुफा में आपको लेट के जाना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह आएगी आपको बैठ-बैठ के जाना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं आपको लेट के बहुत जाना पड़ेगा। बहुत पतली-पतली, पतली नैरो-नैरो कहीं के जगह भी हैं पकड़ के बीच जाना में। पड़ेगा। और जब आप अंदर गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ इतनी बड़ी गुफा अंदर है, हाँ, हॉल है कि जहाँ तकरीबन 300-400 आदमी आसानी से रुक सकता है। तो वहाँ पर भगवान शिव जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। आपने देखा होगा वहाँ हाँ, हाँ। शिवलिंग है, माँ पार्वती की नेचुरल वहाँ पे फोटो वो बनी है, तस्वीर है। वहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं, ऊपर शेषनाग हैं, वहाँ से जल टपकता है और वही जल भगवान शिव के ऊपर गिरता है। तो वो जो है वो जगह भी जो लोग आए हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से बिल्कुल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट साथ पड़ता है, कटरा के बिल्कुल साथ। वहाँ पर भगवान शिव जो हैं, उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तो ऐसा हमने जैसे शिव पुराण में भी इन चीज़ों का जिक्र है कि भगवान शिव की शादी जो है उस जगह पर हुई माता पार्वती से। तो वो जो एक जगह है वहाँ पर ऊपर गौरी कुंड उसको बोलते हैं। वहाँ पर जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की थी, वो गुफा वहाँ पर है। वो शिवलिंग वहाँ पर है, जो जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। उसके साथ-साथ अगर आप नीचे आएँ तो सुधमहादेव, सुधमहादेव में अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत बड़े एक एक त्रिशूल है, त्रिशूल है। त्रिशूल है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने देखा हाँ, होगा हाँ, वो। हाँ। वो त्रिशूल जो है, वो ज़मीन में कितने अंदर तक है वो अभी तक पता नहीं चला और 3 हिस्सों में है। उसी त्रिशूल से कहते हैं कि भगवान शिव ने वहाँ पर सुधांशु राक्षस जो थे, उनका वध किया था। तो वो अगर आप उस त्रिशूल को देखें, उसका मेटल आज तक पता नहीं चला किस मेटल का त्रिशूल है। और वहाँ पर भगवान के हाथ के ऐसे वहाँ पर जो चिन्ह दिखाई देते हैं कि किसी ने गुस्से से इसको पकड़ के मारा होगा किसी को। तो वो आज वहाँ पर हैं। जिस शिवलिंग की माता पार्वती ने पूजा की थी, वो शिवलिंग भी वहाँ पर है। वो गुफा में आई थिंक वो भी एक वो हाँ, भी बड़ी पतली सी गुफा है। हाँ, वहाँ पर हैं। हाँ। और उसके साथ-साथ उस सुधांशु राक्षस की जो हड्डियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ, वो हड्डियाँ भी वहाँ पर एक पत्थर के रूप में वहाँ पर हैं। तो ऐसी जगह जो हैं वहाँ पर अगर एक वहाँ पर एक गाँव है, उसका नाम है बेनीसंग बोलते हैं, अच्छा, बेनीसंग। बेनीसंग। यहाँ भगवान शिव की बारात सर्व हुई थी। तो आज वहाँ आज भी अगर चले जाएँ आप, वहाँ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को अगर आप कुरेदें, तो उस पहाड़ी से आपको मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तनों के टुकड़े मिलेंगे। अच्छा। आप देखेंगे ध्यान से, ये कोई प्लेट का हिस्सा हो सकता है, ये कोई मिट्टी का गिलास हो सकता है, ये कुछ है। तो वो आज भी वो बीनी संग जो यहाँ पर बारात को रोटी खिलाई गई थी, तो वो आज भी वहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी आते हैं, वो श्रद्धालु वहाँ भी जा सकते हैं और भगवान शिव के वहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए एक मे बी एक रीज़न है कि जम्मू को स्पेसिफिकली सिटी ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को जो कहा जाता है, वो जम्मू शहर को आप कहते हैं। जम्मू शहर के जो जम्मू के जो डोगरा रूलर्स थे, जैसे हम बात करें, महाराजा रणवीर सिंह जी थे, महाराजा गुलाब सिंह जी थे, फिर महाराजा रणवीर सिंह जी हुए। उन्होंने भी काफ़ी मंदिर बनवाए जम्मू में।
महाराजा प्रताप सिंह जी हुए, उन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाए। महाराजा प्रताप के सिंह जी के बाद अमर सिंह जी हुए, उनके साथ महाराजा हरि सिंह जी हुए, जो आजकल डॉक्टर करण सिंह जी जो हमारे लास्ट सदर रियासत थे जम्मू के, तो उनके पिताजी महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे वो हरि डोगरा सिंह जी थे। डायनेस्टी के, महाराजा हरि सिंह जी जो 47 में जिन्होंने असेशन किया इंडिया के साथ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, डोगरा स्टेट थी, तो वो जो है उन्होंने भी काफ़ी मंदिर बनवाए जम्मू में। अब आप देखेंगे जम्मू में अगर आप आते हैं तो जम्मू में रघुनाथ जी का बहुत विशाल मंदिर है। हाँ हाँ हाँ। भगवान जो रामचंद्र जी का ये मंदिर जो है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, रघुनाथ जी का मंदिर है। उसके साथ साथ एक बहुत प्राचीन मंदिर जम्मू में बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, वो रेजिडेंसी रोड पे के बिल्कुल साथ लगता, जिसको हम पंजबख्तर मंदिर बोलते हैं। पंजबख्तर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ जिसको रुपयों वाला मंदिर भी कहते हैं। रुपयों वाला मंदिर क्यों कहते हैं, वहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आज भी आप वहाँ जाएं तो वहाँ जो मंदिर है भगवान शिव का आप शंभु मंदिर है, वहाँ पर जमीन के ऊपर आज भी आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे जो पुराने जमाने के पहले लगे के हैं। जो पड़े हुए हैं। और एक बार हम भी वहाँ पर गए और मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये सिक्के किसने लगवाए यहाँ पर? महाराजा ने लगवाए या जिसने मंदिर बनवाया? कहते नहीं, यहाँ क्या था, एक जम्मू के बहुत बड़े एक व्यापारी थे, तो जब मुल्क आज़ाद हुआ, जब ये देश आज़ाद हुआ इंडिया, तो वो जो व्यापारी थे उनके पास बड़ी वो चांदी के सिक्के, तब वही हुआ करते थे, चांदी के सिक्के थे, जिस पर अ, उस जमाने के जो किंग थे, जो एम्परर थे, जो वहाँ के इंग्लैंड के, तो अच्छा। उनके उनके फोटो रहते थे उस पे। तो वो जो चांदी के सिक्के थे, जब मुल्क आज़ाद हो गया तो उस व्यापारी ने क्या किया, उसने वो सारे सिक्के जो हैं उस मंदिर में जड़ दिए। अच्छा, वहाँ पर। हाँ, और ये कहा कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आएंगे वो इनके ऊपर पाँव रख के अंदर आएंगे। तो उनको कहीं वो अंग्रेजों से गुस्सा होगा हाँ कि अंग्रेज 200 साल हिंदुस्तान में राज करके गए हैं, हाँ। तो अब गए हैं, तो तो पर उन्होंने अंग्रेजों के सिक्के जो थे वो रुपयों वाले मंदिर में हाँ। लगवा दिए। तो आज भी अगर आप उस मंदिर में जाएं तो वहाँ चांदी के सिक्के जो हैं आपको जमीन पे गड़े हुए मिलेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ पर गुरु नानक देव जी जब पूरे अपनी यात्रा पे थे, तो जम्मू के इस इलाके में जब वो आए तो उसी मंदिर में वो रुके थे। आज उनका वहाँ एक छोटा सा मंदिर गुरु नानक जी के नाम के भी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है। बिल्कुल। साथ ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अगर आप जम्मू में रानी का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है, गदाधर सबसे बड़ी नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो गदाधर भगवान की है, जो अच्छा। मुबारक मंडी के साथ है मंदिर। वो देखेंगे आप, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मूर्ति, यानी वो देखते हैं कैसे ये मूर्ति यहाँ पर लाई होगी उस जमाने में। अच्छा, वो लाई थी। हाँ, बाहर से मंगवाई थी तो महाराजा ने, वो मूर्ति है वहाँ पर। इसके साथ साथ आप देखें जम्मू के साथ बहुत बड़ा शिवालय जिसको हम कहते हैं, रणवीरेश्वर मंदिर है। इसके साथ रानी जी का मंदिर है ऊपर। बल्कि हर मंदिर अपने तरीके से उसका आर्किटेक्ट है, उसके अंदर की पेंटिंग्स हैं, वो आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि कुछ वजह थी जिस वजह से जम्मू को मंदिरों का शहर कहा क्योंकि गया। इंडिया तो वैसे भी मंदिरों का, मतलब पुराने ज़माने में इंडिया में तो काफ़ी सारे मंदिर रहे हैं, पर तब भी स्पेसिफिकली अगर जम्मू को बोल रहे हैं मंदिरों का शहर, तो हाँ, डेफिनेटली आई थिंक उसका ये सब रीज़न है हाँ, जो क्योंकि आपने बताया। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये सिर्फ जम्मू की बात नहीं हम करते कि हाँ जम्मू डोगराज रहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य था, हाँ। तो अगर आप कश्मीर में जाएं
तो हाँ हाँ। कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आज बिल्कुल। भी आप जाएं और देखें कि वहाँ भी हम्म कश्मीर में भी देखने वाले में आप हम्म शंकराचार्य चले जाएं, हम्म बिल्कुल कश्मीर की सबसे ऊंचाई पहाड़ी हम्म के ऊपर शंकराचार्य जी का शिवलिंग ऊपर मंदिर है ऊपर। आप हम्म वहाँ पे चले जाएं। एक रघुनाथ जी का मंदिर है, बहुत पुराना है। हम्म वहाँ पर वो है दशनामी अखाड़ा है, अखाड़े वाला का मंदिर है। वहाँ पर सेक्टेट के साथ बहुत पुराना एक शिव मंदिर है। हम्म। तो बहुत पुराने, क्योंकि शैविज़्म पे जो लोग जो हैं यहाँ पर हाँ। ज़्यादा यकीन करते थे, कश्मीरी पंडित और दूसरे। तो बहुत सारे ऐसे माता के और भगवान शिव के, आप वहाँ जाएँ। रागिनी माता जो हैं हमारी यहाँ कश्मीर में, जिसको तोला मोला बोलते हैं, तो वहाँ भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं। हम्म तो ये उस ज़माने के जो राजा थे, वो मैं ये समझता हूँ कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हालाँकि इस रियासत में मुस्लिम भी रहते थे, दूसरे हम्म लोग भी रहते थे। लेकिन वो जो महाराजा थे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे। यहाँ पर अगर मंदिर हैं तो कश्मीर में बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं हम्म। जिन पे आप देखें, और लाखों के तादाद में लोग जाते हैं, मानते हैं उनको और वहाँ पर जाते हैं। तो ये इस तरीके से, ये उस ज़माने के जो राजा थे, हम्म उन्होंने अपने तरीके से लोगों को हर फैसिलिटी दी थी। हिंदुस्तान में तो बहुत देर बाद यहाँ पर जो दूसरे ये थे, कुछ ऐसे छोटी जातों के लोग जो थे, उनको मंदिरों में पर जाने की परमिशन मिली। लेकिन हमारे महाराजा ने बहुत पहले मंदिर जो है सबके लिए खोल दिए कि कोई भी मंदिर में जा सकता है। तो इस तरीके से ब्रॉड माइंडेड महाराजा थे हमारे, जिनकी वजह से हमें पहचान मिली, जम्मू को पहचान मिली, मंदिरों का शहर कहा गया, और हमारी जो पहचान जो है आज पूरे वर्ल्ड में जो है वो दिखने को मिलती है। और जम्मू की जब हम बात करते हैं तो डोगरा कल्चर, जो डोगरी कल्चर है, वो बड़ा प्रोमिनेंटली आता है। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहो कि क्या डोगरा कल्चर है, क्योंकि देख एक एक चीज़ तो लाइक बड़ी ऑब्वियस है, जो कि जो डोगरी अटायर है, ठीक है, जी हाँ। वो है। तो उसके बारे में कुछ बोलो अगर आप। देखिए, जहाँ पर डोगरा कल्चर, जो मैंने जैसे आपसे पहले बात की कि डोगरा कल्चर जो है, ये डोगरा स्पीकिंग लोग जो हैं, ये हिमाचल तक जाते हम्म हैं। हिमाचल के साथ हम्म हम्म दूसरी हम्म। स्टेटों में भी थोड़े-थोड़े, पंजाब तक भी लोग डोगरी स्पीकिंग हाँ, थे। पंजाब में थोड़ी पंजाबी थोड़ी अलग हो जाती है, पर अलग हिमाचल काफ़ी हिमाचल, रिलेटेबल है। हाँ। उसके साथ-साथ आप जम्मू की बात करें, और जैसे मैंने आपको हम्म। बताया, अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जो जम्मू बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के इलाके हैं, जहाँ आज भी डोगरी बोली जाती है। हाँ। तो वो लोग, क्योंकि कुछ लोग तो जब मुल्क आज़ाद हुआ, हम्म तो जब कि हद बन गई, हद के अंदर जो लोग वहाँ थे, कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ से वहाँ चले गए, लेकिन कुछ एरियाज़ जो साथ वाले थे, यहाँ डोगरी बोली जाती थी। तो काफ़ी लोग जो हैं डोगरी स्पीकिंग हैं, आबादी जम्मू की भी काफ़ी है। हालाँकि जैसे मैंने आपसे बात की कि जम्मू को महाराजा ने जब जम्मू बसाया होगा, तो महाराजा ने ये कहा होगा कि यहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया, तो अच्छा हम्म सब इकट्ठे मिल के रहें। आज भी जम्मू शहर जो है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 47 के जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो लोग जब मुल्क बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो जो वहाँ से लोग आए, वो जम्मू में बसे। 47 के रिफ्यूजीज़, 65 के रिफ्यूजीज़, 71 के रिफ्यूजीज़, और यहाँ तक कि जो 90 अर्ली 90 में जो कश्मीरी पंडित जो हैं, 3.5-4 लाख लोग जो हैं, वो जम्मू में आके बसे। हम्म जम्मू के लोग, वही भाईचारा, सबको साथ लेके चलने वाला, वो भाईचारा आज भी है। यहाँ पर आज भी एक अच्छी तादाद में मुस्लिम आबादी भी रहती है। यहाँ पर आज भी एक साइज़ेबल आबादी जो है, वो सिख भी यहाँ पर रहते हैं। हम्म और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महाराजा ने उस समय क्रिश्चियंस जो थे, उनको भी
वहाँ से यहाँ कुछ फैमिलीज़ लाई जम्मू में, जो आज तकरीबन 8 कॉलोनीज़ जो हैं जम्मू शहर में अलग-अलग जगहों पे हैं। तो एक प्यार मोहब्बत आज भी जम्मू के लोग जो हैं, वो एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आपने बात की कि जम्मू का डोगरी लोगों कल्चर मतलब कल्चर इन द ये सेंस कि जैसे जो जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, हुँ। ट्रेडिशनल डोगरी कपड़े हैं या ट्रेडिशनल जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है। देखिए हमारे जो हमने यहाँ पे देखा, पुराने लोग जो हैं, अब तो देश में हर चीज़ बनना शुरू हो गई। हुँ। अब तो हर चीज़ जो है मुल्क में बनती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सब कुछ आजकल आ रहा है। ईज़ी हो गया, एक्सेस ईज़ी हो गया। लेकिन जो पहले जो थे, जैसे 47 से पहले की बात करें, हाँ। जब मुल्क इतना आज़ाद और इतना डेवलप्ड नहीं था, हुँ, उस समय लोग जो थे खादी पहनते थे। हुँ, और खादी जो है वो लोग खुद बुनते थे और खुद हुँ, बनाते थे, खुद पहनते थे। उस समय के जो लोग थे, आज भी हमारे जो गाँव के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, क्योंकि ये हिली स्टेट है, तो जो पहाड़ों के लोग हैं, वो आज भी खादी के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। खादी जब मैं खादी की बात करता हूँ, तो खादी के कुर्ते, खादी के ऊपर से बाज़ काट, एक ऊपर से हाफ कोट जिसको आप हुँ, बोलते हैं वो पहनते हैं, और नीचे पजामा खादी का वो लोग पहनते हैं। इसी तरीके से सिर पे, क्योंकि ठंडा इलाका हुआ करता था, सिर पे टोपी रखते हैं लोग। हिमाचल में चले जाएँ आप तो वो गोल सी हुँ। टोपी है। उनकी थोड़ी टोपी अलग है। उनकी उनकी अलग से पहचान है। हमारे यहाँ गांधी टोपी हुआ करती थी। तो अच्छा, वो लोग गांधी स्टाइल गांधी स्टाइल, वैसी? हाँ, वैसी वाली टोपी वो लोग पहनते थे, गर्म टोपी पहनते थे। और जो लेडीज़ हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर सूट पहनती थी और सलवार कमीज़ उस तरीके से। हमारे यहाँ पर कुछ और जैसे ये तो हो गया डोगरा पहनावा। इसके साथ जो हिंदू लोग, जो हुँ, मुस्लिम्स भी पहनते हैं, जो मैंने आपको बताया, सिख भी पहनते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे गुज्जर्स रहते हैं। तो जो गुज्जर्स हैं, उनके अपने तरीके के उनकी पोशाक उनकी हुँ, अलग से है, उनके कपड़े अलग से हैं। गुज्जर्स की जब आप बात करोगे, तो गुज्जर्स जो हैं, वो खान सूट पहनेंगे, ऊपर से जैकेट पहनेंगे, सिर में बहुत बड़ा एक वो उनके ऊपर उसको वो साफ़ा बोलते हैं, वो पगड़ी एक वो पहनते हैं। हुँ, उनकी जो महिलाएँ हैं, वो भी वो सूट पहनेंगी। उसके बाद उनका अपने ही उनके वो हैं, खुद ही बनाती हैं वो, उनके ऑर्नामेंट्स भी अलग हैं, ऐसे ही। तो वो उनका अलग से है। हमारे यहाँ कुछ आबादी है, जो पहाड़ों के ऊपर बसती है, जिनको हम गद्दी बोलते हैं। अच्छा, गद्दी, सिप्पी कुछ कास्टें हैं हमारे यहाँ डोगरास की, जो पहाड़ी इलाकों में अपने मवेशी को लेकर चलते हैं। हुँ, तो वो जो गद्दीज़ हैं, वो गद्दी जो हैं, वो आज भी अपने हाथ से बना हुआ खादी के कपड़े पहनते हैं। और इवन कि उनके यहाँ ब्लैंकेट्स वो खुद बनाते हैं, और चादरें वगैरह घर में बनाते हैं, वो खुद उनके हैंड वीविंग है, हुँ, तो वही बनाते हैं और वही पहनते हैं। तो इस तरीके से आम जो लोग हैं, अब तो क्योंकि अब हर जगह का शहरीकरण हो चुका है, अर्बनाइजेशन बिल्कुल। है, तो हर चीज़ ग्लोबलाइज़ेशन जिसको बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन है, हर चीज़ जो यूएसए में अवेलेबल है, वो जम्मू में भी अवेलेबल है, तो हम लोग भी सभी पहनते हैं। पोशाक तो अब एक हाँ, ये सिर्फ़ शरीर को ढकने का नहीं, बल्कि एक फ़ैशन का हिस्सा है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो तो आजकल हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। हाँ, हाँ। जम्मू काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि राजमा-चावल इन हुँ, सब के लिए बहुत फ़ेमस है। जो ड्राई फ्रूट्स, नट्स वग़ैरह, हाँ। अखरोट। देखिए क्या है कि जो हमारा क्यूज़िन है, हमारे लोग जो डोगरा फूड जो है, हुँ, उसमें अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमारा बड़ा टिपिकल फूड था। हमारा जो हम खाते थे, उसमें ज़्यादा मसाले वाले नहीं होते थे इतने ज़्यादा, लेकिन ये है कि सर्द इलाके में थोड़े मसाले भी लोग यूज़ करते थे, और खान-पीन इस तरीके से था कि हमारे यहाँ कुछ आइटम्स की मैं बात करूँ, तला हुआ भी लोग खाते थे, क्योंकि सर्द इलाके थे, हाँ, सर्दी में। सर्दियों में लोग खाते हैं। हुँ, तो उस तरीके से यहाँ पर हमारा
राजमा चावल, आप जैसे आपने जिक्र किया, चावल हमारे यहाँ किश्तवाड़ के बहुत मशहूर चावल हैं, ओ सॉरी राजमा हैं। और बताएं चावल की वाह। बात करें अगर आप, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो है, हमारा आरसपुरा एरिया जो है, यहाँ पर बासमती हम्म। चावल जो है, वर्ल्ड क्लास बासमती जो है वो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। तो राजमा चावल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें घी डालकर और अनारदाना की चटनी, तो उसके साथ बहुत अच्छा एक एक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ-साथ सब्जी, चावल, ये चीज़ें ये लोग खाते हैं। चावल हमारे यहाँ लोग कम खाते हैं, चपाती ज़्यादा खाते हैं, लेकिन एक टाइम दिन में दोपहर को चावल भी खाते हैं लोग, और ज़्यादा लोग चपाती पसंद करते हैं। मक्की की रोटी यहाँ बहुत मशहूर है, सरसों हम्म। का साग यहाँ बहुत मशहूर टोडे। है, टोडे टोडे जिसको जिसको टोडा बोलते हैं। बोलते हैं, टोडा। तो वो जो टोडा जो है, मक्की की रोटी बड़ी फ़ेमस है यहाँ की, पहाड़ी इलाके की मक्की सर्दियों में है। तो वही खाते हैं लोग। हाँ, सर्दी वो तो। इलाके में तो बड़ी, क्योंकि वो बड़ी फ़ेमस है यहाँ की। हाँ। उसके साथ साग और मक्की की रोटी, उसपे आप घी, वो जो मक्खन डाल के, वो अगर आप वो खाएँ, तो वो अपने आप में एक टेस्ट है। मेरे को भूख लग गई मतलब। हाँ, तो उसमें ठीक है। वो ये चीज़ें जो हैं, हमारे अपने वो हैं, स्टार्टर हैं हमारे, हम्म। डोगरा स्टार्टर हैं हमारे, बहुत अच्छे। जिसमें मंडू, उनके मैं नाम लूँगा शायद आपको, मंडू बोलते हैं कईयों में, हमारे छोटे-छोटे वो खुरमे से होते हैं, कुछ हमारे खजूरें बोलते हैं, वो ऐसे हम्म। घी में आटे को मिक्स करके बनाते हैं, जो एज़ ए स्नैक्स यूज़ करते हैं हम। चाय हमारी देसी चाय लोग पीते हैं, और एक स्पेशल चाय होती है, उसको हम मुंडी चाय बोलते हैं। वो एक कितनी एक वो एक रूट से मिलती है चाय की, हम्म। तो पहाड़ों से होती है, उसको डालते हैं और वो हम्म। चाय बनती है, उसको मुंडी चाय बनते हैं। वो सर्दी में, जितनी ज़्यादा सर्दी होगी, उसमें आप उसको पिएँ, हम्म। तो काफ़ी रिलीफ़ देती है वो। तो इस तरीके से अब हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू में बहुत सारी बाहर से माइग्रेशन जो हुई, जो आबादी बाहर से आई, वो भी अपना कल्चर लेके आई। हम्म। तो अब एक मिक्स सा कल्चर जम्मू में बनता जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने के दूसरे कल्चर से भी अपनाना शुरू कर दी हैं, हम्म। तो वो भी चलती हैं। मोस्टली डोगरा कल्चर जो है, उसका अपना खाना भी अलग से है, अपना पहनावा भी अलग से है, और हमारे जो रीति-रिवाज, हमारे जो फेस्टिविटीज़ हैं, हम्म। वो भी अलग से हैं। तो आज भी हम देवी-देवताओं की ये भूमि है, जो हमारे डुग्गर डुग्गर के अपने देवी-देवता हैं, उनको हम पूजते हैं। और आप देखेंगे कभी आप जाके, हमारे यहाँ पर बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं। अभी जम्मू में शुरू होगा झिड़ी का मेला। अच्छा। झिड़ी का मेला एक ऐसी जगह है, यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएँगे, ना सिर्फ जम्मू से बल्कि पंजाब से भी लोग आएँगे। तो वो क्या है, बाबा जितमल थे, जो एक किसान थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। बहुत बड़ी एक कहानी है। तो उनका देवस्थान है यहाँ पर झिड़ी, हम्म। तो यहाँ पर लाखों की तादाद से लोग आएँगे। ऐसे ही बाबा महिमल हैं, वो भी किसान लीडर थे, किसान नेता थे, वो थे, किसान हम्म। थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी उस समय। तो आज उनसे जुड़े हुए परिवार जो हैं, लाखों की तादाद में वहाँ डोरी डगेर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट विलेज है, वहाँ लोग जाते हैं उनकी वजह से। हमारे यहाँ सांकरी देवता हैं, यहाँ लाखों की तादाद से लोग आती हैं। तो हमारे लोकल जो देवी-देवता हैं, उनको आज भी पूजा जाता है। जो हमारे डुग्गर के देवी-देवता हैं, उनको पूजा जाता है, और लोग जो हैं बड़ी संख्या में, लोग जो हैं उन मेलों में और उन सारी फेस्टिविटी में शामिल होते हैं। तो हम्म। इस तरीके का हमारा यहाँ कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है हमारा यहाँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। और तो जब हम जैसे जम्मू की बात करते हैं तो कई सारे लोगों के लिए जम्मू मतलब मैंने जो सुना है कि जम्मू जम्मू तवी से जाना जाता है। जी हाँ, तो तवी एक बड़ी क्योंकि एक मेजर रिवर है जम्मू में जो बिल्कुल शहर के लगभग बीच से जाती है बीच से शायद। जाती है।
डोडा डिस्ट्रिक्ट या कहीं से आती है शायद। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, अब हाँ। क्योंकि तवी के बारे में मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हाँ। पीस नाम से, हमारी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जो क्या हुआ कि आज से कुछ देर पहले, मुझे अभी भी याद है, 90s की बात है, तो लेट, और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में क्या हुआ कि दरियाए सिंध, उसके ऊपर लेह में उन्होंने एक फेस्टिवल शुरू किया, उसका नाम सिंधु दर्शन था। तो वो जो सिंधु दर्शन उन्होंने वहाँ पर शुरू किया, उस वो क्या था कि दरियाए सिंध जो वहाँ से, चाइना से वहाँ से आता हुआ, लेह से होता हुआ यहाँ से निकलता है, बहुत बड़ा दरिया है। तो उसकी पूजा अर्चना, एक सिंध सिविलाइजेशन है सिंध की, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ शुरू की सिंधु दर्शन के नाम से। अच्छा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक बार सोचा कि अगर सिंधु दर्शन हो सकता है तो व्हाई नॉट तवी दर्शन। बिल्कुल। क्योंकि तवी जो है वो जम्मू की मेन सोर्स है, वाटर सोर्स है, और ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इरिगेशन के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि हमने पता किया कि ये तवी निकलती कहाँ से है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ भद्रवाह के ऊपर, भद्रवाह के साइड से ही वहाँ पर एक कोई कुंड है, वहाँ कहते हैं 108 कुंड है ऊपर, लेकिन जो हमने देखे वो कोई 7-8 कुंड हमें नज़र आए, उसके ऊपर हम जा नहीं सके। तो हमने क्या किया कि हमें एक ऐसे, हमारा एक टीम बनी 3-4 लोगों की। हमने कहा हम तवी का जो ओरिजिन है, तवी यहाँ से निकलती है, हम वहाँ तक जाना चाहते हैं। तो हमने पैदल सफ़र किया। कुंड कुंड बेसिकली क्या होता है? कुंड, एक ग्लेशियर, ग्लेशियर को बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, कुंड एक ऐसी जगह है, यहाँ से पानी अंदर से निकलता अच्छा, है, वो ज़मीन के अंदर जमीन से, से निकल रहा है। ज़मीन से निकल रहा है। गंगा जैसे जो रिवर है हाँ, वो वो तो। गंगोत्री से निकलती है गंगा। हाँ, जैसे, गंगोत्री ग्लेशियर। जी हाँ, ऐसे ही यमुनोत्री से हम्म। निकलती है। तो वहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, जो कुंड जो है, ये स्योज धार के ऊपर इलाका है एक। तो वहाँ पर हम वहाँ कुछ एरिया जो था वहाँ तक तो हम गए। हाँ। बाद में हमने वहाँ से लोकल लोग जो थे उनकी मदद ली, और लेकर हम पैदल वहाँ से निकले। हमें तकरीबन, मुझे लग रहा है कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता हम गए, और हमें कोई तकरीबन 7-8 दिन लग गए वहाँ तक पहुँचने में, वापस आने में। तो डुड्डू से हम, डुड्डू एक एरिया है हमारा, वहाँ से हम ऊपर गए। तो वहाँ ऊपर जाते तो वहाँ देखा हमने कि वहाँ एक कुंड है जिसको कपिलास कुंड बोलते हैं, अच्छा। उसको कली कुंड भी बोलते हैं। वहाँ से ये तवी जो है निकली है, ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनेट हुई। वहाँ से आते 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 इसको कुछ और किसी नाम से भी बोलते हैं वहाँ ऊपर, लोकल जो है, आबादी तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर लोग जाते जाते हैं, कोई जो हमारे यहाँ से गुज्जर्स, बकरवाल ये जाते हैं, वो उनको अपने नाम से बुलाते हैं। नीचे आते आते ये एक अच्छा पानी नीचे तक आता है। डुडू एक ऐसी जगह है, यहाँ पर इसके साथ कारचर नदी जो है वो नाला मिलता है, और उसके आगे इसको तवी बोलते हैं। तवी, जिसको सूर्यपुत्री भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री। तो हमने ये सोचा कि इस सूर्यपुत्री, जिसको तविशी भी बोलते हैं, तवी भी बोलते हैं, तो इसका हम, जैसे सिंधु दर्शन है वैसे हम तवी दर्शन शुरू करें। तो हमने वहाँ पर जाके लोगों से, जो लोकल लोग थे डुड्डू में, वहाँ जाके उनसे बात की, और वहाँ जाकर हमने देखा एक जगह शालू गांव है, यहाँ से ये आगे तवी बन जाती है। वहाँ तो अगर आप जाएं तो देखें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम में वहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है, साफ सुथरा पानी, झेलम जैसे दरिया झेलम का पानी है, वैसे तवी का पानी है। जम्मू में आते 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 इसका पानी कम हो गया, और जम्मू में आते आते ये मैं ये भी कहूँ अगर कि ये दूषित होती गई, जम्मू में प्रदूषित होती गई। यहाँ पर
आगे पीछे से जो जो पानी गंद इंडस्ट्रीज का पानी आता इंडस्ट्री है का या पानी, किसी का। गंदे नालों का पानी वो बीच में गिरना। हाँ। और जम्मू में ये सिकुड़ती 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 जा रही है। हम ऊपर गए, जब देखा इतना ज़्यादा वॉल्यूम, तो हमने वहीं पे हमने इसका ये प्रोग्राम किया कि हम यहाँ से इसको आज से हम एक फेस्टिवल के तौर पे मनाएंगे। हम्म। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, पीस, जिसको मैंने बताया आप, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने 2019 में क्या किया कि हमने टूरिज़्म से कांटेक्ट किया हम्म। और करके तो हमने फेस्टिवल वहाँ 15th ऑफ जून को हमने वहाँ पे शुरू किया। तो वहीं से आज हर साल जो है वहाँ पर ये तवी दर्शन के नाम से फेस्टिवल होता है। उसी डेट को उसी 15th। डेट को 15th को। अच्छा। बहुत खूबसूरत इलाका है। कभी आपका वहाँ जाना हो तो हम्म। आप देखें। ये लाटी, डुडू, बसंतगढ़, ये बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ पर आप जाएंगे, आप कहेंगे कश्मीर तो है, जम्मू भी कहीं कम नहीं है। हम्म। तो वहाँ से हमने ये शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरे साथ 3-4 लोग और थे। हमने कोई 265 किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया। पैदल? पैदल। कितने दिन लग गए आपको? हमें तो कोई, क्योंकि हमने एट ए इन वन स्ट्रेच नहीं हाँ हाँ, किया, मतलब कुछ दिन ब्रेक किया ब्रेक्स फिर में, ब्रेक ब्रेक से हाँ। किया। हमें को 2-3 महीने लग गए। हम्म। लेकिन 265 किलोमीटर। और आप वहाँ लोकल्स की मदद लेते होगे, कहीं हाँ, जाना है, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। पर भी वो जाना है। इसके दरिया के हाँ। साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि ये दरिया जो तवी है, यहाँ ऊपर से निकला, जिसको सूर्यपुत्री भी कहते हैं, ये ऐसा है कि कई जगहों पर बिल्कुल ये नैरो है, पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी। और उसके आगे कहीं इतनी ज़्यादा कि इसकी जो विड्थ है, हम्म। वो तकरीबन 1 किलोमीटर विड्थ हो जाएगी। अगर अगर आप देखें हम्म। जम्मू शहर के साथ ही यहाँ सिदड़ा के पीछे इसकी विड्थ जो है 1 किलोमीटर के करीब है। हम्म। तो इसके साथ-साथ आते-आते जम्मू में ये निकलती। फिर यहाँ से हम गए, इसके साथ-साथ आगे तक ये जाती है। आगे पाकिस्तान का बॉर्डर आता है, वहाँ एक थुब गाँव है, उस गाँव तक ये जाती है। वहाँ अच्छा। दरियाए चनाब वहाँ से आता है, फिर आगे पाकिस्तान में गिर जाती है ये तवी। लेकिन आपको रास्ता मिल जाता है, हाँ, मतलब ट्रैक उसके उसके साथ-साथ साथ हम साथ चले, है? उसके साथ मकवाल एरिया में हम गए, वहाँ आगे आर्मी थी। आर्मी को हमने बताया, आर्मी वालों ने भी हमें मदद की, लेकिन हम लास्ट तक लेके गए हमें वो। हम हमारा संकल्प था कि हम पूरी तवी के हाँ। साथ-साथ पूरी हम इसका ट्रैवल करेंगे। फिर उसका हमने एक मैप बनाया कि अच्छा। तवी कहाँ-कहाँ से आती पूरा है उसका। और इसके दोनों तरफ कौन-कौन से गाँव हैं, उन गाँवों की आबादी क्या है, उन गाँव का रहन-सहन क्या है और उन हम्म। गाँव की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो वो हमने एक पूरा मैप बनाया। वो आज भी अगर आप जाएँ तो आप डायरेक्टर टूरिज़्म के ऑफ़िस के बाहर लगा होगा, उसमें हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन का भी नाम होगा वहाँ पे। तो वो हमने वो बनाया। तो जो जैसे जो आप बता रहे हो कि गांव आसपास हैं, वो शहर से कनेक्टेड हैं पूरी तरह से या किस तरह ना, से ना, हैं? ना, ना, वो कहाँ, बिल्कुल कहाँ? रिमोट, नहीं, नहीं, वो बिल्कुल रिमोट रिमोट गाँव गांव? हैं, वो उनमें अभी तक एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं उन ना गाँव। वाटर ना इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी शायद हो सकती है कई जगहों हम्म। पे, लेकिन पानी तो वो कई उनका तो ऐसे भी सोर्स। हैं जो उसी तवी का पानी, हाँ। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर और सोर्स नहीं है। तो वो कभी बीच में वो पानी बरसात में मिट्टी वाला हो जाता है, हम्म। तो वो दूसरा वही, लेकिन वो लोगों को अभी कहीं वाटर टैप्स जो हैं उनके पास नहीं है। तो ऐसे उनको बाकी फैसिलिटीज़ तो हैं। तो अब हम हाँ। सोच रहे हैं कि हम एक प्लान बनाएँ, जिसमें जो उन गाँव को उस नदी, क्योंकि नदी का जो पानी है वो आस्ता-आस्ता कम होता जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि दोनों तरफ हम प्लांटेशन करें इस नदी के पूरे एन रूट, और उसके साथ-साथ हम उन लोगों को भी अवेयर करें जिनके गाँव जो हैं उस नदी के दोनों तरफ हैं। और वो हम्म। लोग, ताकि ये तवी जो है जम्मू तक आते-आते ये इतनी, इस तवी जो है साफ़-सुथरी रहे और इसमें इतना प्रदूषण जो है, जो प्रदूषित होती जा रही है, वो हम्म। ना हो। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाया है, वो जिसमें हम शायद कहीं गवर्नमेंट की भी मदद लेंगे या दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर की भी हम हम्म। मदद लेकर हम उसको चलाना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो अवेयर हों और उन लोगों को और फैसिलिटीज़ भी जो हैं
वो हम उनको दे सकें, जो बिल्कुल उस नदी के दोनों तरफ वहाँ पर रहते हैं। वो कितनी पॉपुलेशन है, मतलब काफ़ी 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 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काफ़ी है। पॉपुलेशन है उसमें। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन छोटे बड़े मिला के 700 के करीब गांव पड़ते हैं। अच्छा। 700 गांव, छोटे 700 मोटे गाँव। छोटे बड़े गांव मिला के 700 के करीब गांव हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं। और बहुत सारी ऐसे बड़े प्राचीन मंदिर हैं, हम्म। पांडवों के टाइम के मंदिर हैं, जो उस तवी के इतने किनारे पुराने। इतने पुराने हैं, जो तवी के साथ साथ चलते हैं, लेकिन उन मंदिरों का किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्सेस ही नहीं कर सकते एसेस एक नहीं तो, है, तो है ही और नहीं। वैसे भी। आहिस्ता आहिस्ता नहीं किसी ने हाँ। उनकी वो किया, उनकी तरफ ध्यान दिया, नहीं उनकी रिपेयर हुई टाइमली, वो मंदिर गिरना भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाँ। हम उनको उजागर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तवी जो है, जब हमने वहाँ शुरू की हम्म। 2019 में, उसके बाद फिर हमने लोगों की मदद से वहाँ एक काफ़ी अच्छा एक मंदिर बनाया है। हम्म। और शायद सूर्यपुत्री की पहली मूर्ति होगी जो उस मंदिर में विराजमान होंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद हमने टूरिज़्म के सहयोग से वहाँ पर तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से वहाँ हमने जो वो बनाए हैं, एक यहाँ पे घाट बनाए हैं, हम्म। जो बहुत अच्छे घाट, यहाँ पर लोग जाएं, श्रद्धालु जाएं और वहाँ जाकर स्नान वगैरह कर सकते हैं। तो वो कोई 50 लाख की रुपए की लागत से वो घाट बने हैं। इसके साथ साथ कुछ और फैसिलिटीज़ भी टूरिज़्म वहाँ दे रहा है। तो बहुत खूबसूरत इलाका है। अब तो काफ़ी टूरिस्ट भी वहाँ डुडू एरिया में जा रहे हैं, बसंतगढ़ एरिया में प्राइवेट कुछ एंटरप्रेन्योर वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, टूर एंड जिन ट्रैवल्स। टूर ट्रैवल्स वाले भी। टेंटेज एकोमोडेशन वहाँ हो गई है, होटल्स बन गए हैं। बड़ी खूबसूरत एरिया है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड था। तो इस तरीके से तभी जो है हम हमारी कोशिश है हमारी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन की कि हम आम लोगों की सहयोग से, सरकार के सहयोग से हम इस तवी के जो ये हमारा मेन हमारी बैकबोन है हम्म। जम्मू की, तो उसको हम प्रदूषण से बचा सकें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसके साथ साथ और भी बाकी बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं। मैं आपको बात करूं, टूरिज़्म की बात करते हैं अगर हम, ये तो हो गया हमारा पिलग्रिम टूरिज़्म। हम्म। जम्मू में मोस्टली पिलग्रिम टूरिज़्म है। इसके साथ अगर हम टूरिज़्म की बात करें, जैसे एडवेंचर टूरिज़्म है, दूसरी चीज़ें, तो उसमें भी अगर आप, मुझे नहीं लगता शायद आप भद्रवाह में कभी गए हैं। नहीं, मैं कभी नहीं गया। भद्रवाह इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ। और उसको कई लोग जो है मिनी हाँ। स्विट्ज़रलैंड मिनी भी स्विट्जरलैंड। स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर जम्मू से तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है। हम्म। 4 घंटे में पहुँच जाता है आजकल आदमी भद्रवाह में। तो इस जगह पे चंगा है, चिंता है, ये जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत वैलीज़ हैं भद्रवाह की। हिमाचल साथ लगता है, हम्म। तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। किश्तवाड़ में अगर आप चले जाएँ, बहुत खूबसूरत हमारी हिली एरियाज़ हैं। हम्म। जैसे आप ऊपर धार है, नागसेनी है, ऊपर पाडर का एरिया है, जो कश्मीर के सिंथन टॉप के साथ हाँ हाँ मिलता हाँ, है। सिंथन टॉप। तो वो एरियाज़ हैं। बनिहाल में अगर आप चले जाएँ, हम्म। नील है ऊपर। दूसरी जगहें जो हैं वो भी बड़ी खूबसूरत जगहें देखने वाली है। हम्म। घोड़ागाड़ी की जगह है, बहुत खूबसूरत है। बुद्धल है, गूल में खूबसूरत जगह है। सनासर वो तो थोड़ा आपने ज़्यादा देखा होगा, पॉपुलर हाँ, स्पॉट है। पत्नीटॉप, पत्नीटॉप। सनासर या कुद है। तो हम्म। ये जगहें हैं, मादा है। काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जो टूरिज़्म के मैप पर हैं। हम्म। लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट नहीं पहुँच पाया। हम्म। तो ऐसी जगहों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हम रजौरी पुंछ की साइड चले जाएँ अगर, हम्म। तो बड़ी खूबसूरत मंगला माता। वहाँ से जो वो रास्ता है, क्या नाम था उस रास्ते का, एक रोड, मुगल रोड। मुगल रोड। मुगल रोड जो मुगल आती रोड है। जो है वो शोपियाँ से आती है, कश्मीर को जोड़ती है जम्मू रीजन के साथ। तो मुगल रोड वन ऑफ द हाँ, ब्यूटीफुल उससे ज़्यादा प्लेस। सीनिक रोड पे मैं तो नहीं गया आज तक कभी। हाँ,
वो जो वहाँ मतलब कश्मीर शोपियां या से हाँ शोपियां वहाँ से से चल आती, के जो पूरा रास्ता था पूंछ तक आती है, वो तो अलग ही पूरा रास्ता था बर्फ वो। से ढका हुआ हम्म। एकदम पूरा। आप गर्मी में भी जाएं वहां तो गर्मियों में बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, तो और सर्दी, सर्दियों में भी। हाँ सर्दियों में तो मैं नहीं गया सर्दी में तो पर। खैर कुछ महीने ऐसे हैं जो कट हो जाती है वो रोड, हम्म। अदरवाइज अभी तो वहाँ चल रही है, ट्रैफिक है वहाँ पर। हाँ। तो वहाँ पे जो रास्ते में एरिया है, पुंछ का एरिया जहाँ वो है, नूरसानी है, हम्म। दूसरे इलाके हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर आदमी जाकर दुनिया से अलग ही अपने आप को महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जम्मू का हिस्सा हैं और जम्मू रीजन में है। तो यहाँ पर आम आदमी जो टूरिस्ट बाहर से आता है तो हाँ। वो यहाँ तक जुड़ सकता है, इस टूरिज़्म हम्म। के साथ जुड़ सकता है। हम्म। तो बाकी जो मैं आपको बताऊं कि जम्मू में आजकल तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, हम्म। और हर जगह अब हर फैसिलिटी हर जगह होती जा रही है। जम्मू शहर आज अगर देखें, पुराने जम्मू की बात करें तो आज के जम्मू की बात करें तो बहुत फ़र्क आ गया है। हम्म। एक टाइम ऐसा भी था जब हमने सुना कि 70s में जो ट्रेन थी वो पठानकोट तक आती थी। हम्म। और और अब उससे तो। पहले की अगर बात करें हम, तो क्या था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, हम्म। यानी 47 से पहले, तो जम्मू तब भी एक मार्केट थी। हम्म। जो लोग सियालकोट और दूसरे पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के लोग जो थे, वो अपनी चीज़ें यहाँ कुछ खाने पीने का सामान, कपड़ा खरीदने के लिए जम्मू की मार्केट में आते थे। हम्म। जब 47 के बाद तो फिर वो हदें हो गई, वो वहाँ हो गए तो हम यहाँ हो गए, लेकिन एक ये मार्केट थी। लेकिन जम्मू वालों के लिए एक मार्केट तब पठानकोट हुआ करती थी 70s में, जब ट्रेन जो है वो पठानकोट तक आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मुल्क में तरक्की शुरू हो गई तो बहुत जल्दी ट्रेन जो है जम्मू तक पहुंच गई। जब जम्मू में पहुंची तो ट्रेनें जब जम्मू तक आने लगी तो जम्मू एक सेंटर बन गया। आसपास के लोग सारे जम्मू में आना शुरू हो गए। अब ट्रेन जो है आहिस्ता 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 कटरा तक पहुंच गई, उधमपुर तक गई, फिर हम्म। कटरा तक पहुंच गई। जब कटरा तक पहुंच गई तो श्रद्धालु जो बाहर से आते थे उनका आना जाना भी बढ़ गया। हम्म। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु ऐसे हैं जो हर महीने आते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनको एक ट्रेन की सुविधा है, कनेक्टिविटी है पूरी। कनेक्टिविटी है। दिल्ली से चलेंगे, बॉम्बे से चलेंगे तो हम्म। सीधे ट्रेन बुक करवाएंगे तो डायरेक्ट। यहाँ यहाँ से चॉपर लेंगे तो ऊपर हम्म। दर्शन करके वापस आएंगे, वहीं से ट्रेन में बैठेंगे तो वापस। हम्म। तो ये जो है, अब कटरा तक ट्रेन पहुँच गई। ट्रेन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, अगर सब ठीक रहा तो मुझे लगता है कि ट्रेन बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने में ही ट्रेन आपको कश्मीर तक ले जाएगी। एक वो क्योंकि ब्रिज भी है ना जो आई थिंक एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। नहीं नहीं, वो कहाँ पर? वो जो आर्क ब्रिज हाँ, है, आर्क ब्रिज आर्क ब्रिज वो भी जम्मू में ही जो चिनाब रिवर पर बना है। चिनाब रिवर के ऊपर बना है। वो यहाँ कटरा के साथ रियासी के पास ही, वो हाँ, अरनास रियासी एरिया में। में, वहाँ पर वो आर्क ब्रिज है, वो कंप्लीट हो गया। हम्म। अब जो है कि आपकी ट्रेन जो है, आप ट्रेन के जरिए आप कश्मीर तक जाएंगे। कश्मीर में ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, हम्म। कश्मीर से बारामूला वो जो लोकल ट्रेन्स चल रही हैं। हाँ। लेकिन कनेक्टिविटी कश्मीर को हिंदुस्तान में आने वाले 2-3 महीनों में मुझे लगता है कि कश्मीर जो है बाय ट्रेन आपको हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएगा। हम्म। तो डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी रफ्तार से चलती जा रही है। शहर अब और मॉडर्न शहर बनते जा रहे हैं। जो पहले शहर थे अब स्मार्ट सिटीज़ होने लगी हैं। स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं तो सारी फैसिलिटीज़, जिसमें पानी की फैसिलिटी है, यहाँ बिजली की फैसिलिटी है, यहाँ पर आपको सीवरेज है, तो यहाँ पे दूसरे एक प्लान्ड डेवलपमेंट है। वो हम्म। सारी चीज़ें आपको जो हैं वो
स्मार्ट सिटी में मिलेंगी। शहर का सौंदर्यीकरण है, पेंटिंग्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो खूबसूरत शहर जो है वो अब जम्मू भी जो है, जो मुल्क के बाकी जो खूबसूरत शहर हैं उनमें से जम्मू भी एक शहर है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है। और टाइम के साथ थोड़ा मतलब हर शहर एक्सपैंड भी तो हो जाता है ना बहुत, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी सिटी की, तो एक्सपैंड होता रहता है। हमारे पहले एक यहाँ एक्सपेंड हुआ। मैं आपको बताऊं कि हुँ, जम्मू जो था पहले, इसमें जो हमारे म्युनिसिपल वार्ड्स जो थे हुँ, वो 72 थे, 71 थे। 71 वार्ड्स थे जम्मू के, हुँ, जो अब बढ़कर 75 तक हो गई हैं। यानी हदें जम्मू की, जम्मू का जो हद है, म्युनिसिपल लिमिट जो है वो बढ़ गई है। और दूर दूर तक अब प्लान है, सुनते हैं कि कहीं बीच में मेट्रो का भी प्रोविज़न है। तो हुँ, काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है, जो हमने अपनी एज में देखी है। तो आगे इसी रफ्तार से, इसी स्पीड से ये डेवलपमेंट आगे भी चलती रहेगी। तो कहाँ पुराने लोगों ने सोचा था कि कश्मीर के लोगों ने ट्रेन देखी नहीं थी कई लोगों ने, हुँ, लेकिन आज कश्मीर के लोग ट्रेन में घूमते हैं। हज़ारों की हज़ारों की संख्या में कश्मीर में ट्रक चलते थे, जो भी चलते हैं, जो जम्मू से पूरा इंडिया से सामान लेकर कश्मीर जाते हैं। और कश्मीर से वो सेब, फ्रूट जो है और ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं। लेकिन हुँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ट्रेन पहुँचेगी, तो बाय ट्रेन उनका आना-जाना हो जाएगा। तो ये सारा एक जो है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट होती जा रही है। और जम्मू कश्मीर जो है वो इस तरीके से चल रहा है। तो दुःख सिर्फ़ एक बात का होता है कि जम्मू में, क्योंकि जम्मू की एक अपनी पहचान थी। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, जो महाराजा के हुँ, टाइम से था हमारे यहाँ। वो स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म का हो गया। और ख़त्म होने से ये हो गया कि कुछ जो ऐसी चीज़ें जो हम अपने आप को अलग समझते थे, कि हुँ, हमारे पास कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास कुछ है हुँ, पूरे इंडिया से, तो वो चीज़ें अब निकल गई यहाँ से। तो उस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो गया हमें अपना कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंड को, अपने जॉब्स को बचाना मुश्किल हो गया जम्मू कश्मीर में, ऐसा हुँ। महसूस होता है। हाँ, तो अदरवाइज़ जो है, डेवलपमेंट तो एक रेगुलर फीचर है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बाहर के जो यूटीज़ थी, हमने देखा, हुँ, जो यूटीज़ थी और बाद में स्टेट बन गई। बहुत सारी ऐसी देखी हाँ, हमने। हाँ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी एक फुल फ्लेज स्टेट थी, उसको डिग्रेड करके यूटी बना दिया। तो यूटी बनने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बीच, जो हमारे पास कुछ स्पेशल थी, हुँ, वो हमसे छिन गई वो चीज़ें। तो मुझे ऐसे पर्सनली मैं महसूस हुँ, करता हूँ कि इन चीज़ों का असर जो है, हमारा जो एक कंपोजिट कल्चर हुँ, है, उस पे ज़रूर असर पड़ेगा। हुँ, जिस हम अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपने माउंटेन्स को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अब हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ, नहीं जो आप सही कह रहे हो क्योंकि जो जो जैसे किसी सिटी का जो निवासी है, जी हाँ। उसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये हमेशा यही चाहेगा कि उसका कल्चर मेंटेन रहे। हाँ, बाहर के लोग मे बी उतना डायरेक्टली रिलेट नहीं करते किसी शहर से, बट जो वहाँ के जो रहने के वाले हैं, वो निवासी हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे अपना कल्चर मेंटेन रहे। वो कल्चर तभी हुँ, मेंटेन रहता है, कोई भी कल्चर होगा, हुँ, जब उस पे कुछ पाबंदियाँ होंगी। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कहीं गए होंगे, तो करगिल और लेह के बीच में एक गाँव है, उसको बोलते हैं दाहनू, बड़ा फ़ेमस गाँव है। वो जो दाहनू गाँव है, उस गाँव में आर्यन जो हैं, वो रहते हैं वहाँ पे। और वर्ल्ड में आर्यन की जो
प्योरेस्ट फॉर्म है वो उस गांव में रहती है। तो उस गांव में ये है कि जो आर्यंस हैं, प्योरेस्ट रेस है उनकी। हम्म। तो उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी रेस को बचाए रखने के लिए, अपने बाकी ट्रेडिशंस को बचाए रखने के लिए, अपने फूड, अपने सिस्टम को बचाए रखने के लिए वहाँ उन्होंने क्या किया है कि अपने गांव की हदबंदी कर दी है। और आज भी अगर आप वहाँ जाएं उस गांव में, तो यू नीड अ परमिशन फ्रॉम डीसी ले। अच्छा। मैं उसके इंडिया का बिना कोई, नहीं जा सकते आप? हाँ, इंडिया का भी कोई आदमी अगर उस गांव में जाना चाहेगा तो उसको सिर्फ घूमने के लिए या घूमने के लिए भी, सिर्फ घूमने के लिए भी? घूमने के लिए, रहना तो वहाँ लेकिन ये आपको लगता आप नहीं रह ये नहीं थोड़ी सकते। ज़्यादा ज़्यादा इन्फोर्समेंट हो जाती है? ये ज़्यादा इन्फोर्समेंट इसलिए है क्योंकि पीछे वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हुए थे कि बाहर से लोग आए, उन्होंने उसका वहाँ से कुछ उनका कल्चर वहाँ से ले जाने के लिए हम्म। कुछ इंडिया के बाहर के कुछ कंट्री से लोग आए, तो उन्होंने कोशिश की, तो जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इम्पोजिशन की। और आज भी वहाँ पर जो है आप जा सकते हैं, आप जाएंगे, आप उनके कल्चर को देखेंगे, हम्म। आप उनका जो फूड है, उनका जो क्यूजीन है वो आप टेस्ट करेंगे, आप उनका कल्चर को देख पाएंगे, देखेंगे अपनी आंखों से। लेकिन आप ये कहें कि मैं इस कल्चर को बाहर लेके जाऊं, जब मैं इसको कल्चर को उसको यहाँ से टेम्पर कहीं कर दूं टेम्पर किसी करूं, भी? तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम ये सोचते हैं कि जम्मू का जो हमारा कल्चर है, जो हमारी लैंड है, हमारे जॉब हैं, उसका हम वो तभी तक हमारे साथ था जब हमारे पास कुछ स्पेशल स्टेटस था। हम्म। लेकिन जब आप वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो अब तो कोई भी आके यहाँ लैंड भी ले सकता है, यहाँ पर जॉब भी कर सकता है, दूसरी चीज़ें भी हैं। हमारा इन्वायरमेंट पे भी हम उस तरीके की रोक नहीं लगा सकते हैं, हम्म। क्योंकि मशहूर जम्मू कश्मीर अपने इन्वायरमेंट से है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के हम्म। जंगल, यहाँ के दूसरी चीज़ें, यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी बंदिश रहनी हम्म। मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मैं इतने सालों से रह रहा हूँ जम्मू में, पर मेरे को भी कई बातें नहीं पता थी हाँ, जो आज मेरे को पता लगी। तो थैंक यू सो मच। आई थैंक्स होप अ लॉट, आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।